हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी एंड वेलकम टू माय चैनल मेड इजी क्लासेस। फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी पार्ट 2 यानी पार्ट 1 मैं पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को देखिए, देन इसको देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उसको प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी पार्ट 2 यानी इसके पहले मैं कुछ बता दूं आपको। जो फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था पार्ट 1 में साइकोलॉजी पार्ट 1 के बारे में, उसमें मैं क्या बताई थी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे सेल क्या होते हैं, सेल की खोज किसने की थी। तो बात आती है रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज किया था। उसके बाद जो लिविंग सेल होती है उसकी खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, जो सेल की खोज हो गई थी, डिस्कवरी हो गई थी, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेल थियरीज निकल कर आया था। अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना सेल थियरी दिए थे। उसमें जो पहला सेल थियरी था वो किसका था, ड्यूट्रोचैट का था, जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ। ड्यूट्रोचैट 1824 में क्या बताया था ड्यूट्रोचैट, आपको याद होगा क्या बताया था इन्होंने। जो सेल होती है ना, वो कलेक्ट होकर एक संरचना का निर्माण करती है। वो संरचना क्या कहलाता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वो टिश्यू कहलाता है, यानी ऊतक कहलाता है। ओके, ड्यूट्रोचैट ने बस इतना ही बताया था कि जो सेल की खोज हुई थी वो सेल पे इन्होंने बहुत अध्ययन किया, स्टडी किया और देखा इन्होंने कि जो सेल होती है वो कलेक्ट होकर क्या बनाती है, तो ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी कोशिका जब कलेक्ट होती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक ही पॉइंट बताया था, वहीं से आपका जो टिश्यू के डेफिनेशन समझ में आया था। ओके, उसके बाद जो महान साइंटिस्ट सेल्डन एंड स्वान आए थे 1838 से 1839 में, और इस जो सेल्डन एंड स्वान थे वो क्या बताए थे, इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट बताए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केवल सेल से ही नहीं बने होते हैं, सेल के प्रोडक्ट से भी मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे लिविंग बॉडी का निर्माण हुआ था, सेल से टिश्यू बना था, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ऐसे ही करके सिस्टम से लिविंग बॉडी का निर्माण हो गया था। तो इन्होंने बहुत अच्छी पॉइंट बोली। और सेकेंड पॉइंट इन्होंने एक और बताया था, वो क्या था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के सेल से बने होते हैं। वो कौन कौन से सेल होते हैं, वो दो सेल या तो यूनिसेलुलर होंगे या तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, इन्होंने दो पॉइंट बताया था, कौन, सेल्डन एंड स्वान ने। बहुत अच्छी पॉइंट बताए थे, इसलिए इन्हें हम कोशिका सिद्धांत का, सेल थ्योरी का जनक माने थे। ओके, यहाँ तक मैं आपको बता दी थी। और सेल थ्योरी का जनक, सेल थ्योरी का जो फादर है सेल्डन एंड स्वान को मानते हैं। अगर आपको एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस फर्स्ट वीडियो में कर चुके थे साइकोलॉजी पार्ट 1 में। और बात आती है इसके बाद जो थर्ड साइंटिस्ट थे वो कौन थे। जो थर्ड साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, और 1855 में इन्होंने अपना एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था। वो क्या था इनका स्टेटमेंट, आइए हम देखते हैं। इन्होंने बताया था ओमनी सेलुलास ई सेलुलास, ओमनी सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब क्या होता है मैम बताओ। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इंग्लिश और हिंदी में अपना स्टेटमेंट नहीं दिया था। इन्होंने अपना स्टेटमेंट लैटिन भाषा में बताया, और लैटिन भाषा में बताया तो क्या बताया, ओमनीस सेलुलास ए सेलुलास। इसका मतलब होता है ओमनीज मीन्स, तो पहले जानो आप, प्री एग्जिस्टिंग, यानी ओमनीज मीन्स होता है प्री एग्जिस्टिंग, यानी जो सेल्स पहले से एग्जिस्ट करते हों। ओके, उसके बाद सेलुला मीन्स होता है सेल, ए मीन्स होता है टू, यानी से, यानी सेल से सेल का निर्माण होता है। और कौन से सेल से, जो पहले से हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग है, जो एग्जिस्ट करता हो, पाया जाता हो पहले से। यानी ओवरऑल इनका जो मतलब था वो क्या मतलब था,
सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्व कोशिकाएं से बनती हैं। जितने भी सेल्स होते हैं वो अपने जो पूर्व एग्जिस्ट कर रही हों सेल्स उसी से निकल कर आती हैं। ओके, जैसे मैं बता दूं, एक ये सेल्स है, ये डिवाइड होती है तो क्या बनाती हैं, दो सेल्स का निर्माण करती, बहुत सारे सेल्स, ऐसे मैं दो ही लिखी हूँ लेकिन बहुत सारे सेल्स का निर्माण करती हैं और इन्हें क्या बोलते हैं, पेरेंट सेल बोलते हैं। और ये जो सेल है इन्हें हम डॉटर DAUGSTER डॉटर सेल बोलते हैं। ओके, तो ये जो कोशिका है पेरेंट सेल इसको बोलेंगे और ये जब डिवाइड होंगी तो इन्हें हम डॉटर सेल यानी इसके डॉटर सेल बोलेंगे। ओके, उन्होंने जो पॉइंट बोला था रुडोल्फ विर्चो 1855 में लैटिन भाषा में बोला था और क्या बोला था कि सभी सेल्स पुराने सेल्स से ही बने होते हैं, अपने पेरेंट सेल से ही वो डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सेल्स बनते जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्टेटमेंट है लैटिन भाषा में है और इनका हमेशा से स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गलत नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो सेल थ्योरी था वो कंप्लीट होता है। 3 स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से सेल थ्योरी कंप्लीट होता है। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट में लाई हूँ आपके लिए, और वो क्या है, ये एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। वो पहला जो की पॉइंट है वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स यानी सबसे जो छोटी कोशिका किसकी होती है, इस यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में सबसे छोटी कोशिका एक बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा यानी माइकोप्लाज्मा। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा और वो बैक्टीरिया, इसकी जो सेल होती है कितनी साइज होती है, उसकी साइज़ मैं बता दूं आपको 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, इसकी साइज जो होती है 1 माइक्रोमीटर से भी कम होती है और इसका बहुत सारा नाम है। एग्ज़ाम में आपको अगर देता है, कंफ्यूज करता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसका नाम देता है PPLO। ठीक है, ये जो माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है उसका नाम दे देता है PPLO। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, एक और नाम से पूछता है MLO, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। या तो PPLO देगा या तो MLO देगा या तो माइकोप्लाज्मा देगा। ठीक है, तीनों नाम एक ही बैक्टीरिया का है, वो होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसकी जो साइज़ होती है 1 माइक्रोमीटर से भी कम होती है। सेल का स्ट्रक्चर का जो साइज़ होता है वो 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मैम अब बताओ, जो माइकोप्लाज्मा होता है उसकी खासियत क्या होती है, उसकी क्यों इसकी सबसे जो साइज होती है सेल की सबसे छोटी होती है, कैसे ये काम करता है, आखिर कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है माइकोप्लाज्मा PPLO या MLO, वो इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। इसमें सेल वॉल जो कोशिका भित्ति होती है होती ही नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाई हूँ, ये है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और इसकी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये इसका DNA है, इसका DNA है और इसमें बहुत सारे साइटोप्लाज्म हैं और इसमें राइबोसोम, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं और इसका ये साइटोप्लाज्म है। और इसमें ये जो लेयर देख रहे हैं आप, वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है, न कि सेल वॉल है। ठीक है, सबसे जो किसी भी बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो सबसे आउटर कवर होता है और इसमें सेल वॉल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है वो इन्हें हम जंतु जगत का जोकर कहते हैं। ठीक है, जंतु जगत का जोकर कहते हैं। अब जोकर क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप सर्कस देखे होंगे, उस सर्कस में जोकर का काम क्या होता है, उस जोकर का काम अपना फेस चेंज कर करके आके लोगों को एंजॉय कराना होता है। वो अपने आप को चेंज करते रहता है ताकि लोग एंजॉय कर सके। वैसे ही सेम जो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है वो अपना आकार चेंज करता रहता है। ठीक है,
वो अपना आकार चेंज करते रहता है, ऐसे घूमता रहता है, बिकॉज इसमें सेल वॉल तो होता ही नहीं है। सेल वॉल होने के कारण ये अपना आकार चेंज करता रहता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो इन्हें हम जंतु जगत का जोकर कहते हैं। तो ये अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम जंतु जगत का जोकर कहते हैं, तो कौन है? एमएलओ, पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात आती है लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है इस यूनिवर्स में? तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इसकी जो कोशिका होती है बहुत बड़ी होती है, और जो शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच होता है, वो बहुत बड़ी पक्षी माना जाता है और बहुत तेज़ दौड़ता है। इसलिए इनकी जो एग होती है, उसकी कोशिका जो होती है, सेल होता है उसका, बहुत बड़ा होता है। ओके, और उसमें जो उसकी साइज़ होती है वो 130 से 170 माइक्रोमीटर होती है, इसलिए बहुत सेल इसका बड़ा माना जाता है। इसलिए लार्जेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ओके, अब बात आती है कि मैम ये तो यूनिवर्स की आपने बात कर लिया, बट ह्यूमन बॉडी में हम देखें तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन बॉडी होता है, जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो वो होती है हमारी न्यूरॉन्स की, यानी नर्व सेल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, उसकी जो कोशिका होती है, न्यूरॉन है हमारा तंत्रिका तंत्र का जो सेल्स है न्यूरॉन्स, वो हमारा बहुत लंबी कोशिका होती है, यानी बहुत उसकी साइज़ लंबी होती है, और वो न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको लगाना है नर्व सेल्स, यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। ओके, अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन होता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूँ, ये जो लार्जेस्ट सेल होती है उन्हें हम अंडाणु या डिम्ब बोलते हैं। ओके, तो लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी ओवा या ओवम होता है, अंडाणु या डिम्ब बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है ना बहुत बड़ी होती है। ओके, उसके बाद बात आती है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। जब लार्जेस्ट सेल की बात हो गई तो स्मॉलेस्ट सेल कौन से होते हैं? तो वो होती है मेल गैमिट का जो नर जनन होता है ना, उसका स्पर्म होता है। जो मेल गैमिट का जो स्पर्म होता है ना, उसकी जो सेल होती है बहुत छोटी होती है। ओके, तो अगर आपसे एग्जाम में ये तीनों पॉइंट पूछता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी सबसे लंबी कोशिका किसकी है, तो ब्रेन की है, न्यूरॉन है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ओके, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी फीमेल गैमिट का ओवम या ओवा होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेल गैमिट का स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु होता है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है मैम, बहुत क्वेश्चंस आता है कि जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है ना, ह्यूमन ब्लड में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? हमारे ह्यूमन ब्लड में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड का होता है, उसमें लार्जेस्ट ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? वो होता है WBC। ठीक है, उन्हें हम श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, यानी वाइट ब्लड कार्पुसल्स बोलते हैं। ओके, उसकी जो सेल होती है ना बहुत बड़ी होती है, किस में? ह्यूमन ब्लड में, ना कि मैं ह्यूमन बॉडी में बोल रही हूँ। ठीक है, ब्लड की बात हो रही है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, अब जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन ब्लड में सबसे छोटी कोशिका RBC की होती है, यानी रेड ब्लड कार्पुसल्स। ओके, लाल रुधिर कणिका का जो सेल्स होता है ह्यूमन ब्लड में सबसे छोटी मानी जाती है। ओके, तो यहाँ तक आपको कुछ की पॉइंट में बताई हूँ, आपको कुछ की पॉइंट है, फैक्ट हैं, बहुत सारे एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 नंबर 2 नंबर से एग्जाम में पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो साइटोलॉजी पार्ट 2 है, पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर उसको नहीं देखें तो उसको देखिए, देन इसको देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा कुछ पॉइंट, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँ आपको, मैं बनाऊँगी
सेल का टाइप, कितने प्रकार के होते हैं सेल्स, उसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे सेल के टाइप्स के बारे में और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसमें डिस्कस करेंगे, तो उसको आप देखना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है क्योंकि और अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि ये जो वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके और अपना वो बेनिफिट ले सके। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।